नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज राजनीति से अलग हटकर थोड़ा आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। और हम बात करेंगे आज कि जो आगामी फुल बजट आने वाला है उसमें सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी। देखिए, इसको दो संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। इस बार के बजट पे खास फोकस या खास चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, ये दूसरी चर्चा इस सिलसिले में हम कर रहे हैं क्योंकि जो राजनीति का एक संदेश आया है अभी कुछ दिन पहले, पॉलिटिकल मैंडेट आया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के संदर्भ में फिर बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ सरकार के सामने होंगे, देश के सामने हैं, और उनको एड्रेस करना है। और जब भी कोई नई सरकार चुन के आती है और वो अपना पहला बजट पेश करती है, तो उसमें एक कम से कम 5-10 साल का विज़न देखने को मिलता है। और ये सरकार तो लगातार 2047 तक की बात कर रही है, जब उसको डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। तो बहुत कुछ नई सरकार के पहले बजट में संकेत मिलते हैं, लेकिन उस संकेत के साथ जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनका मैरी होना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त क्या सबसे ज़रूरी है करना, पॉलिटिकल मैंडेट के संदर्भ में भी और अदरवाइज में भी। तो सरकार क्या करेगी इस बजट में और क्या कर सकती है, इन दोनों पे चर्चा होगी। हम अपने मेहमानों से ये समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि सरकार क्या कर सकती है, ये गेस होगा कि ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। एक है उसको क्या करना चाहिए। तो हमने एक जो विद्वानों का पैनल बनाया है, इसमें दोनों का ब्लेंड होगा। अगर किसी को इंसाइट है कि ये हो सकता है बजट में, ऐसा लगता है उनको ये सरकार कर सकती है, तो उस पर विस्तार से बातचीत होगी। और दूसरा, उनकी अपनी राय, उनके अपने सुझाव क्या है कि इस सरकार को इस बजट में ये करना चाहिए, ये ज़रूरत है वक्त की। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो पैनल है, जो मेहमान मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ, बेहद खास पैनल है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन एशिया पैसिफिक जन्मेजय सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद हमारी आपकी चर्चा होगी। इसके साथ ही मेरे साथ हिरनदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हिरनदानी जी, और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और हाल तक एक बहुत बड़ी एएमसी के एमडी एंड सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जन्मेजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि क्या बजट में हो सकता है, ये किसी का गेस हो सकता है या इंसाइट हो सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए, ये तो कम से कम आपके पैराडाइम में है। तो आपके हिसाब से सरकार को इस बजट में क्या विज़न लेके चलना चाहिए, एक बिग पिक्चर आप खींच दीजिए, फिर हम लोग उसकी डिटेलिंग भी करेंगे। प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? जी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार अभी तक 4 साल करती आई है वो करती रहे। तो जो हम लोग की जैसे कि राजकोषीय घाटा है, उसको घटाते जाएं हम लोग, 4.8 4.7 की तरफ बढ़े। हम लोग का जो गवर्नमेंट डेट है टू जीडीपी, वो भी घटते जाएगा थोड़ा, क्योंकि हम लोग की क्रेडिट रेटिंग अभी भी काफी कमजोर है। दूसरी बात यह है कि जो जो चीज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे थे वो करते रहना चाहिए। और इसके लिए कहीं हम लोग को कुछ पैसा रेज करना है, तो अभी मार्केट जिस स्थिति में है, हमको लगता है गवर्नमेंट का स्टेक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है करीब 70% है। कहीं उन लोग 51 तक ले आए तो वही करीब 3 लाख करोड़ उनको दे देगी। तो दैट इटसेल्फ मेक्स इट इजियर। और वो कुछ चेंज नहीं है, खाली जो होल्डिंग लेवल है वो घटा दें। 80,000 पर सेंसेक्स है, ये तो माने रोज रोज नहीं होता है, तो इससे फायदा होगा। और एजुकेशन, हेल्थ, स्किलिंग पर फोकस हम लोग को जोर से देना चाहिए। और उनके बजट में तो ये नहीं होता है, मगर एक्सटर्नल टैरिफ्स जो है वो हम लोग को अभी ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हम लोग को वी शुड बी अ रोबस्ट इकोनॉमी, और उसके लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो थोड़ा जो नॉर्मली जो हम लोग करते आ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट, जीडीपी टू डेट रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और उसमें जोड़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या, एजुकेशन और हेल्थ। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए पैसा जरूर निकाल के रखना चाहिए, वो है पानी। हम लोग इंडिया की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम होने वाला है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो है पानी, वाटर। तो उसके लिए एक मिशन मोड में कुछ पैसा निकालना चाहिए। हिरनदानी सर, आपके हिसाब से
आपका इंसाइट भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है बजट में, या ऐसा होना चाहिए, दोनों, क्या लगता है आपको? आज की तारीख में जो जीडीपी की ग्रोथ रही है उसको उत्साहित करने के लिए मेरे अंदाज से जितने भी पगले लेंगे वो कम हो गए, क्योंकि जो परकोलेट डाउनस्ट्रीम में करना है वो हमें आगे बहुत ही करना आवश्यकता है। तो जिस रफ्तार से हम जीडीपी ले रहे हैं उसकी परकोलेशन बेनिफिट्स आम आदमी को कैसे मिले उसके ऊपर ध्यान लेने की बहुत आवश्यकता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें करने की आवश्यकता है, जैसे अपने भाई साहब ने बताया। जी, लेकिन थोड़ा पॉपुलिस्ट जो तरीका हो सकता है इस सरकार के लिए, रोजगार की एक बड़ी चुनौती है, खेती किसानी की बहुत बड़ी चुनौती है। एक अभी जन्मेजय सर ने कहा पानी की, जो अभी बहुत कम लोग इसकी सीरियसनेस को समझ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या है। इवन मूडीज़ ने तो इशारों में कह भी दिया कि मैं सॉवरेन रेटिंग घटा सकता हूँ अगर पानी की प्रॉब्लम भारत में सही नहीं हुई तो। और मुंबई वाले तो बड़े परेशान हैं, 8% रिजर्वायर भरे हैं सिर्फ। तो ये भी एक अलग तरह का चैलेंज खड़ा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो 2-3 फ्रंट हैं, यहाँ पे सरकार के ऊपर एक प्रेशर आ गया है कि अब इस क्षेत्र में कुछ करना पड़ेगा ज़्यादा बड़ा? हिरनदानी सर, आपसे पूछा है। सॉरी, नहीं मैं नहीं समझा, सॉरी नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ कि जो 2 एरियाज हैं जिसपे सरकार को अभी पॉलिटिकल झटका लगा है, एक रोजगार की बहुत बड़ी चुनौती थी जिसको विपक्ष ने उठाया, और दूसरा एग्रीकल्चर वाले में भी ये चैलेंजेस हैं, और ये बहुत बड़े चैलेंज इनके सामने आने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि थोड़ा टिल्ट सरकार का उस तरफ होगा, पॉपुलिस्ट? नहीं, 5 साल की सरकार है तो मुझे नहीं लगता है कि उनको लॉन्ग टर्म का तो पोजीशन लेना ही है। जैसे अभी देखे 2 जो डिसीजंस अभी लिए लास्ट कैबिनेट मीटिंग में, एक जैसे लिए कि उन्होंने बताया कि 3 करोड़ हाउसिंग सरकार करेंगी, अर्बन एरिया में 1 करोड़ करेंगे, 2 करोड़ रूरल एरिया में करेंगे। तो वो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी आएगा। तो मेरे अंदाज से ऐसे डिसीजन उनको लेना है कि दोनों विजन, लॉन्ग टर्म 5 साल की विजन भी देखना है और शॉर्ट टर्म विजन भी देखना पड़ेगा कि उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिल जाए। जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं महाराष्ट्र में, वैसे आएगा, तो वो हम लोकल जो लेवल पर विचार है उसके कारण हमें दोनों हिसाब से करना है, और शायद ये कर पाएंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे अभी बॉम्बे के देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं, 300 किलोमीटर मेट्रो रेल का कंप्लीशन ये 2 साल के अंदर कर लेंगे। तो वो दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इफेक्ट शहर में आ जाएंगे। तो ये मेरे अंदाज से दोनों हम विचारधारा साथ में रखते हैं तो वही सरकार, केंद्र सरकार कर सकती है और हो जाएगा। जी, सुनील सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, ये पहले मैं नहीं, जैसे मैं बताऊं, हमारे जो रिपोर्टर हैं लक्ष्मण रॉय, वो रोज एक खबर लेके आते हैं कि इस बार मिडिल क्लास को खुश करना है, कुछ टैक्स में ट्विकिंग होगी, सरकार समझ रही कि मिडिल क्लास बहुत गुस्सा है, उसके लिए कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में, बल्कि उससे वसूला ही है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि मिडिल क्लास को इस बात से खुश और गर्व होना चाहिए कि उनकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कब तक गर्व करते रहेंगे, अब कुछ हमको भी चाहिए। तो ऐसे हल्के हल्के इशारे मिल भी रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में ये बजट में जो होगा वो होगा नॉन कंट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स ही इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जो भी रिफॉर्म्स में कुछ पे कंट्रोवर्सी आ सकता है, जहां पे एक वोट बैंक को नाराजगी पहुंच सकती है, ऐसी रिफॉर्म से वो दूर रहेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन को कुछ चांस नहीं देना चाहेंगी कि वो उसको उठाकर एक झंडा पकड़कर देश भर में कुछ ये काम करे। जैसे अग्निपात या फिर फार्म रिफॉर्म्स, ये दोनों बहुत कंट्रोवर्शियल थे। वैसे अभी लेबर में कुछ रिफॉर्म्स लाए या फर्दर लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी बाल बच गए हैं। वो इन रिफॉर्म्स के जरिए जो नेगेटिविटी आई थी पब्लिक में, उससे वो इलेक्शन फिर भी जीत गए। तो ये थोड़ा सावधान रहेंगे
अभी रिफॉर्म्स करेंगे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे, जहाँ पे कोई लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं आता है। रिफॉर्म्स करेंगे एक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि देखिए, अब इलेक्शन तो जीत गए, अब इमीडिएटली खाली महाराष्ट्र में इलेक्शन है, शायद साल 1.5 साल के बाद यूपी में इलेक्शन है। तो ये दोनों थोड़ी फार्मर ओरिएंटेड स्टेट्स है, तो थोड़ी एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी एक बैकहैंडेड तरीके से वो थोड़ा में भी कॉटन बेल्ट होता है महाराष्ट्र में, शुगर केन बेल्ट होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत राहत देने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी पब्लिक फैनफेयर। नंबर 1। नंबर 2, बजट किसके लिए बनता है? देखिए, आप मिडिल क्लास की बात करते हैं, आपके वो लक्ष्मण आप बता रहे थे मिडिल क्लास। देखिए, अभी वो मिडिल क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास अभी वोट बैंक अभी तक कुछ इमीडिएट इंपैक्ट नहीं है, 5 साल के बाद इंपैक्ट है। तो कुछ कुछ रिफॉर्म्स जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब जो 3 साल के बाद जब अगला इलेक्शन नजदीक आता है तभी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी मिडिल क्लास में ध्यान कर, मिडिल क्लास का तो मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म होता है। गजनी इफेक्ट, गजनी पिक्चर आपने देखा, गजनी का इफेक्ट होता है, सब भूल जाएंगे अगले इलेक्शन तक। तो अब उनको ये सब चीज खाली महाराष्ट्र हरियाणा वहां पे जहां इलेक्शन है उसके लिए थोड़ा बहुत बैकहैंडेड। मगर ये समझना जरूरी है कि कौन है फिर। बजट क्या होता है? बजट के 2 मायने होते हैं। एक होता है रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और दूसरा होता है एक पब्लिक रिलेशन स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। और जितना रिपोर्ट कार्ड ऑफ द प्रीवियस ईयर के प्रोमिसेस के नजदीक रहे, उतना उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनके उस तक वो जो प्रॉमिस करते हैं उसको भी बिलीव करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेन रेसिपिएंट ऑफ द बजट है रेटिंग एजेंसीज और फॉरेन इन्वेस्टर्स। और इंडिया कैपिटल स्टार्व नेशन है, हमारी रेटिंग को डेफिनेटली डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए, अपग्रेड हो सके तो बढ़िया। तो इसीलिए पूरी कोशिश बजट में होगी कैसे फॉरेनर, चाहे वो रेटिंग एजेंसी हो, एफडीआई पैसा देने वाले हो या एफआईआई पैसे देने वाले हो, उनको नाराज ना बनाए और खुश रख सके तो रख सके। तो ऐसी रिफॉर्म्स जो कि उनके मन में अच्छा लगता है, और डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट की डिक्लाइनिंग पाथ तो जारी रखना है। इस बार की रिपोर्ट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दे दिया। तो जो प्रॉमिस किया था पिछले साल की इस बजट में मैं फिस्कल डेफिसिट इस तरीके से रखूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले साल की प्रॉमिस पिछले साल ही किया था उन्होंने 4.5%, आप स्क्रीन पे दिखा रहे, उसको भी वो कायम रखेंगे। तो ये पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज है, उसको वो पक्का अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। सेकेंड चीज है, जैसे मैंने कहा, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रिफॉर्म्स जितना हो सके, जल के बारे में, इरिगेशन के बारे में, जो भी कोई झंडा नहीं उठा सकता है ना, टफ वाले रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। यही मेरी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या होना चाहिए कि टफ रिफॉर्म जो उन्होंने पिछले 10 साल से किया था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि इलेक्शन रिजल्ट के कारण ये पहले बजट में इतना बड़ा एक स्टेप लेने से थोड़े डर जाएंगे, थोड़ा सावधान रहेंगे धीरे धीरे। और एट द सेम टाइम आंध्र और बिहार के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि इनकी सपोर्ट को 5 साल के लिए जारी रखना होगा। तो डायरेक्टली ओपनली नहीं करेंगे, बट आप डिग डाउन करेंगे बजट के डॉक्यूमेंट में, आप देखेंगे कि थोड़ा डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो कैपेक्स के रिसोर्सेज हो या रेवेन्यू के रिसोर्सेज, थोड़ा आंध्र और बिहार की ओर डेफिनेटली वो डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको वो सपोर्ट 5 साल के लिए जारी रखना है। तो ऐसे नहीं कि उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है, मैं समझता हूँ ये बहुत प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक बजट होगी, जो कि फॉरेनर को भी खुश रखेगी, बट एट द सेम टाइम कठिन रिफॉर्म्स को अवॉइड करते हुए एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को 3-4 साल के बाद असर दिखे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। 3 राज्यों में चुनाव है सर इस साल, झारखंड भी जोड़ लीजिए उसमें, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, और उसके साथ 2 बिहार और आंध्रा को भी साधना है इनको। जन्मेजय सर, अब थोड़ा सा इसको और डीप पे चलते हैं। अभी तक जो बहुत बजट किए सरकार ने, बहुत ही ज़बरदस्त रोबस्ट है, उसको बाजार ने भी और इकॉनमी ने भी बहुत हाथों हाथ लिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया सरकार ने, बहुत पैसे खर्च किए हैं, पीएलआई जैसी स्कीम बहुत सक्सेसफुल हुई है, बहुत इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, या ऐसी आशंका है मार्केट को, डरते भी लोग, कि क्या थोड़ा सा ग्रामीणोन्मुखी बजट होगा, जैसे एक रोजगार का मसला है। अब मेरे को यही समझ नहीं आता कि वाकई सिचुएशन क्या है, चूँकि कोई अथेंटिक ऑफिशियल डेटा ही नहीं हम लोगों के पास होता कि कैसे पता लगे कि नौकरियां है कितनी है नहीं है, या क्वालिटी ऑफ जॉब क्या है। हो सकता है नौकरी हो भी, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब बहुत ना हो। तो सरकार